हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, बेसिकली आज हमारी 11वीं क्लास है और अरेंजमेंट लेने आया हूं मैं, और इसकी जगह मैं आपको जो है, तो आज हम लोग आपका इकोनॉमिक्स का लेक्चर देखेंगे। ठीक है, ध्यान रहिए। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में उदारवादी और आपका निजीकरण और वैश्वीकरण की एक समस्या। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। तो कैसे लिबरलाइजेशन आया, कैसे आपका प्राइवेटाइजेशन आया और कैसे आपका ग्लोबलाइजेशन आया, इसके बारे में एक चीज हम एक समीक्षा आपकी करेंगे और इस पर हम लोग आपका बात भी करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले एक कोटेशन है आर के नारायण, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। उन्होंने कुछ कहा है, उनकी एक कोटेशन है, उनके विषय में हम लोग आपका पढ़ेंगे और इसको गौर करके देखेंगे। ठीक है, आज के विश्व में आम सहमति है कि केवल आर्थिक विकास ही सब कुछ नहीं है तथा सकल घरेलू उत्पाद ही समाज की प्रगति का एकमात्र सूचक नहीं है। क्या नहीं है? प्रगति का एकमात्र आपका सूचक नहीं है। ठीक है, कि केवल आप ये समझे कि आर्थिक विकास ही सब कुछ है, तो ऐसा नहीं होता है। आर्थिक ही विकास आपका सब कुछ नहीं है, और चीज भी हैं जिनके सहारे से, ठीक है, हम इन चीजों को देखते हैं। चलिए, परिचय की हम लोग बात करते हैं। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे को अपनाया है। किसमें अपनाया है? मिश्रित ढांचे को अपनाया है। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के साथ समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं एक साथ थी। कुछ विद्वानों का तर्क है कि इनमें वर्षों से व्यवस्थाओं के नियम और नियंत्रण के लिए इतने अधिक नियम कानून बनाए रखे हैं कि उसने अधिक समृद्धि और विकास में सूची की प्रक्रिया को अवरुद्ध हुई है। अन्य मतों का है कि भारत, जिसने अपनी विकास यात्रा लगभग गतिहीन स्तर से आरंभ की थी, जो बचत की समृद्धि और विविधता की आपका औद्योगिक आधार है तथा जो आपका उत्पादन करता है, साथ ही कृषि उत्पादन में निरंतर वृद्धि रखता है तथा खाद्यान्न को सुनिश्चित करता है। ठीक है, वर्ष 1991 से भारत को विदेशी ऋण के मामले में संकट का सामना करना पड़ रहा था। सरकार ने अपने विदेशी ऋण के भुगतान करने की स्थिति में पेट्रोलियम आवश्यक वस्तुओं की आयात के सामान्य रूप से विदेशी मुद्रा भंडार रिजर्व 15 दिन के लिए आवश्यक भुगतान करने का भी योग्य नहीं बचा था। ठीक, इस संकट को आवश्यक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि ने और गहन बना दिया तथा इन सभी कारणों ने सरकार ने कुछ नई नीतियों को अपनाया और इससे हमारी विकास रणनीति की संपूर्ण दिशा ही आपका बदल गई। क्या हो गई? संपूर्ण दिशा ही जो है आपकी बदल गई। इस अध्याय में हम उस आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि, सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियां तथा अर्थव्यवस्थाओं के क्षेत्र पर नीतियों पर हम उनका प्रभाव से विचार करेंगे। ठीक है, उन सारे विचारों को हम लोग देखेंगे। तो किन किन चीजों को पढ़ेंगे इस परिचय में, हमें साफ स्पष्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, जो इसकी पृष्ठभूमि है उस पर हम लोग आपका बात करते हैं कि क्या इसकी पृष्ठभूमि है, और इसकी पृष्ठभूमि पर हम लोग बात करेंगे। इस वित्तीय संकट का वास्तविक उद्गम 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था के अकुशल प्रबंधन था। सामान्य प्रशासन चलाने और अपनी विभिन्न नीतियों के क्रियाकलाप के लिए सरकार को करों और सार्वजनिक उद्यम आदि से आपके फंड जुटाती है। जब व्यय अधिक हो जाता है तो सरकार बैंकों, जन सामान्य, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से उधार लेने के लिए बाध्य हो जाती है। इस प्रकार वे अपने घाटे का वित्तीय प्रबंधन करती है। कच्चे तेल आदि के आयात के लिए हमें डॉलरों में भुगतान करना होता है। ये डॉलर हम अपने उत्पादन के निर्यात से प्राप्त करते हैं। किससे करते हैं? जो हमारा निर्यात है, हम उससे आपका प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस अवधि में हम सरकार की विकास नीतियों की आवश्यकता रही राजस्व में कम होने वाली बेरोजगारी और गरीबी जनसंख्या विस्फोट के कारण राजस्व से अधिक खर्चा करना पड़ता है। यही नहीं, सरकार द्वारा चलाई जा रही कार्यक्रम पर होने वाले व्यय के कारण अतिरिक्त
राजस्व की प्राप्ति भी नहीं हुई है। जब सरकार को प्रतिलक्षित और सामाजिक क्षेत्रों पर अपने संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता है, तो यह स्पष्ट होता है कि उन क्षेत्रों में से किसी शीघ्र प्रतिफल उनको संभावित नहीं है। इसकी आवश्यकता थी कि सरकार अपने बचे हुए राजस्व का बहुत बड़ा सोच विचार कर सकती है, बढ़ते हुए खर्चों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक उद्यम से भी अधिक आय अर्जित करती है या नहीं होती है, तो कई बार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और अन्य देशों से उधार लेती है। विदेशी मुद्रा को उपभोग कार्य पर खर्च करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उपभोग कार्य पर आपका खर्च करना पड़ता है। ठीक, इस प्रकार अनावश्यक खर्चों को नियंत्रण करने के लिए ना तो कोई प्रमाण किया जाता है और ना ही निरंतर बढ़ते आयात में वित्त जुटाने की दृष्टि से निरंतर संवर्धन ही पर्याप्त किया जाता है। 1980 के दशक में अंत तक सरकार का व्यय उसके राजस्व में इतना अधिक हो गया था कि ऋण के द्वारा व्यय धारण क्षमता से अधिक माने जाने लगा। अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमत तेजी से बढ़ने लगी। आयात की वृद्धि इतनी तीव्र हो गई कि निर्यात की समृद्धि से कोई तालमेल नहीं हो पा रहा था। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि विदेशी मुद्रा के सुरक्षित भंडार इतने तीक्ष्ण हो गए थे कि देश की 2 सप्ताह से आयातित आवश्यक वस्तुओं को पूरा नहीं कर पा रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय उधारकर्ताओं की ब्याज चुकाने के लिए भारत सरकार के पास पर्याप्त विदेशी ऋण नहीं बची थी। इतना ही नहीं, कोई देश या अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी भारत में निवेश करना नहीं चाहता था। यानी कि स्थिति ऐसी थी, इतनी स्थिति गिर चुकी थी कि कोई भी भारत में आपका निवेश करने के लिए आपका तैयार ही नहीं था। यानी कि हम लगातार आपका लॉस में जा रहे थे। हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व है वो भी आपका नहीं था, जिसकी वजह से सबसे बड़ी समस्या आपकी बढ़ रही थी और जो हमको ये समस्या बार बार विकट रूप ले रही थी, ये हमको देखने के लिए। ठीक, इस प्रकार अनावश्यक खर्चों को नियंत्रण करने का ना तो कोई प्रयास किया गया था और न ही निरंतर बढ़ाने के आयात में वित्त जुटाने की दृष्टि से निर्यात संवर्धन पर पर्याप्त धन दिया गया था। 1980 के दशक के अंत तक सरकार का व्यय उसके राजस्व से इतना अधिक हो गया था कि ऋण के द्वारा व्यय धारण करने की क्षमता से अधिक माने जाने लगा। अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी थी और आय की वृद्धि इतनी तीव्र हो रही थी कि निर्यात की समृद्धि कोई तालमेल नहीं हो पा रहा था। जैसा कि हमने पहले भी कहा था, विदेशी मुद्रा भंडार के सुरक्षित भंडार इतने तीक्ष्ण हो गए थे कि देश की 2 सप्ताह से आय की आवश्यकता अधिक पूरा नहीं कर पाते थे। अंतर्राष्ट्रीय उधारदाताओं की ब्याज चुकाने के लिए भारत सरकार के पास पर्याप्त विदेशी ऋण नहीं बचा था। इतना ही नहीं, कोई देश अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी भारत में निवेश करना नहीं चाहता था। क्या था? कोई भारत में निवेश करना नहीं चाहता था। उस स्थिति में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पुनर् और विकास बैंक यानी कि IBRID से, इस सामान्यतः विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दरवाजा खटखटाया। उसने देश को $7 बिलियन का ऋण देकर उसे संकट का सामना करने का मौका मिला। किंतु उस समय ऋण को अपनाने के लिए इन संस्थाओं ने भारत सरकार के पास कुछ शर्तें लगाई, जैसे भारत सरकार सुधारीकरण करेगी, निजी क्षेत्र में लगे प्रतिबंध हटाएगी, अनेक क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप कम करेगी, साथ ही अपेक्षाकृत भारत और अन्य सरकार में विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंध को भी हटाएगी। ये सारे चीज उसके अंतर्गत आपका थी जो आपका व्यापार करेगी। भारत ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में ये शर्तें मान ली और नई आर्थिक नीति की घोषणा कर दी। इस नीति में व्यापक आर्थिक सुधारों को सम्मिलित किया गया था। इन समस्त नीतियों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अधिक स्पर्धापूर्वक व्यावसायिक वातावरण की रचना करना है और फर्मों के व्यापार में प्रवेश करना और उनकी समृद्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करना। इन नीतियों को 2 उपसमूह में विभाजित किया जा सकता था। स्थायित्वकारी उपाय संरचनात्मक सुधार के लिए उपाय अल्पकालिक हो सकते थे, किंतु जिनका उद्देश्य भुगतान संतुलन में आई उस त्रुटियों को दूर करना, मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना था। सरल शब्दों में इनका अर्थ पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने और बढ़ती हुई कीमतों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता थी। दूसरी ओर संरचनात्मक सुधार वे दीर्घकालिक उपाय थे जिनका उद्देश्य
अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधारना तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अनियमितताओं को दूर करना, भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमताओं को आपका संभावित करना। इस दृष्टि से सरकार ने अनेक नीतियां प्रारंभ की। इनके 3 उपवर्ग थे: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इन तीनों को हम लोग आपका देख सकते हैं। तो जो भी सुधार हुआ उसे किस नाम से जाना गया? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के नाम से। चलिए, इसके बाद उदारीकरण पर हम लोग आपका बात करें। चलिए, उदारीकरण को पढ़ते हैं। हमने प्रारंभ की चर्चाओं की आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए बनाए गए नियम कानून ही समृद्धि और विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन सकते हैं। उदारीकरण इन्हीं प्रतिबद्धताओं को दूर कर अर्थव्यवस्थाओं के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति है। वैसे तो आर्थिक लाइसेंस प्रणाली, आयात निर्यात नीति, तकनीकी उन्नयन, राजकोषीय और आपका विदेशी निवेश नीतियों में उदारीकरण 1980 के दशक में प्रारंभ किया गया था, किंतु 1990 के आरंभ की गई सुधारवादी नीतियों में कहीं अधिक व्यापक थी। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इनके सुधार की समीक्षा करें, और ये क्षेत्र हैं कि औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, कर सुधार, विदेशी विनियमन, बाजार, विदेशी निवेशक क्षेत्र, जिन पर आपका 1991 तथा 1991 के बाद से विशेष ध्यान दिया गया। ठीक। औद्योगिक क्षेत्र का विनियमन। भारत में विनियमन प्रणाली के अनेक प्रकार से लागू किया गया था। कि भारत में जो आपका विनियमन प्रणाली है वो अनेक प्रकार से आपका लागू की गई थी। सबसे पहले औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था थी, जिसे उद्यमों को एक फर्म स्थापित करने, बंद करने या उत्पादन की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए किसी भी सरकारी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होती थी। अनेक उद्योगों में तो निजी उद्योगों का प्रवेश निषेध था। कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु ही कर सकते थे। सभी निजी उद्योगों को कुछ उद्योग की कीमतों का निर्धारण करने तथा वितरण के बारे में अनेक नियंत्रण का पालन करना पड़ता था। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनमें गवर्नमेंट का आपका रूल था और उन्हीं के अनुसार वो आपका पालन होता था। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कल हम इसको अच्छे से कंटिन्यू करें। चलिए, धन्यवाद।